तो ये सेकेंड वीडियो, इसमें देखते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, लेवल क्या क्या है। तो 6 लेवल की हमने बात की थी पिछले वीडियो में। पहला लेवल है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी ऑर्गेनल्स से मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर एक बॉडी बनता है, अपना एक शरीर है, एक इंडिविजुअल हम हो गए। पहला लेवल ये हो गया। फिर ये बहुत सारे इंडिविजुअल मिल करके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन इज सेकेंड लेवल। और पॉपुलेशन जो है हमेशा एक सिंगल स्पेसीज का होता है, मतलब एक ही स्पेसीज होगा उस पॉपुलेशन में, वो सेकेंड लेवल हो गया। ठीक, अब थर्ड लेवल पे देखते हैं। थर्ड लेवल में होता है क्या कि जो पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पेसीज का जो पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरेक्ट करता है। कोई भी पॉपुलेशन स्पेसीज का वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह सकता है, तो इसलिए वो इंटरेक्ट करता है दूसरे पॉपुलेशन ऑफ दूसरे स्पेसीज के पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करता है, कुछ एक्सचेंज करता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये अलग अलग स्पेसीज के जो पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरकनेक्ट करके कम्युनिटी बना लेते हैं। कम्युनिटी हो गया, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं, डिपेंडेंट हो रहते हैं, तो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। तो ये मिल करके कम्युनिटी थर्ड लेवल हो गया। फिर कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी भी होता है, माइनर कम्युनिटी भी होता है, तो वो तो अलग चीज़ है। मेजर कम्युनिटी जो है वो मतलब कि लगभग इंडिपेंडेंट होता है वो, मतलब एक कम्युनिटी हो गया, वो सिर्फ बाहर से सिर्फ सूरज की रोशनी लेता है और कुछ नहीं लेता है। सन, द एनर्जी ऑफ सन from the outside, and it is independent of the input and output of adjacent community। बाकी सब चीज़ें वो अपने आसपास से कम्युनिटी से ले लेता है वो। तो ये हो गया मेजर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी है जो डिपेंडेंट होता है नेबरिंग कम्युनिटी से भी, अपने आसपास की कम्युनिटीज़ पे डिपेंडेंट रहता है वो। ये माइनर कम्युनिटी हो गया। जैसे कि एग्जांपल, मैट ऑफ लीचेन ऑन अ काउ डंग पैड। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी ये कुछ नहीं है। अब आइए इकोसिस्टम पे देखते हैं। इकोसिस्टम जो है बहुत सारे कम्युनिटी मिल करके आप एक इकोसिस्टम बना लेता है। ये इकोसिस्टम जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। दोनों एक दूसरे आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिटी हो गया लिविंग बीइंग और फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक जो है मिल करके उसी चीज़ को बोला गया इसमें। इट इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, पीपल, ये सब चीज़। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज एंड एलिमेंट्स बट ईच इज अ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर। Everything that lives in an ecosystem is dependent on the other species and elements that are also part of that ecological community. If one part of ecosystem is damaged or disappear, it has an impact on everything else. ecosystem जो है इसमें everything जो ecosystem होता है वो डिपेंडेंट होता है दूसरे स्पेसी पे या फिर दूसरे एलिमेंट पे, लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ पे डिपेंड करता है, जो हमने शुरू में देखा था। और अगर एक पार्ट डैमेज या डिसअपियर होता है तो दूसरे पार्ट को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट उस पर भी होता है। अगर हेल्दी इकोसिस्टम उसको कहता है, जो कहते हैं जो सस्टेनेबल रूप से बैलेंस कर सके, मतलब कि जितने लोग डेड हो रहे हैं उतने लोग को रिप्रोड्यूस भी कर सके
और एक मेंटेन रख सके पॉपुलेशन को। इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज सिंगल प्लांट एंड एज लार्ज एज अ इंटायर फॉरेस्ट। तो इस तरीके से कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, अबायोटिक भी है, बायोटिक भी है। अबायोटिक जो है इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी, ये सब चीज़ हो गया, फिजिकल फोर्सेस मिल करके। और फिर बायोटिक में तो आपको पता ही है लिविंग चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो अभी अपन लोग देख रहे हैं इन इकोसिस्टम का लिविंग और नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, नॉन बायोटिक, अबायोटिक क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है उसमें 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर और थर्ड डिकम्पोजर। याद हो गया 3। तो प्रोड्यूसर जो होता है उसको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ट्रॉप्स मतलब भोजन बनाना, अपना भोजन खुद बना लेता है। ऑटोट्रॉप्स जो होता है जैसे कि प्लांट्स हो गया, ग्रीन प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स हो गया, या फिर साइनोबैक्टीरिया, या फिर बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं, सूरज की रोशनी को लेकर के, और कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन और फैट में वो ब्रेक कर देते हैं और अपना भोजन खुद बना लेते हैं वो। ओके। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ओशियन वेंट्स में केमियोथेसिस करते हैं, कैपेबल ऑफ केमियोथेसिस। मतलब कि उन्हें सूरज की एनर्जी तो नहीं मिलती है, ओशियन के बहुत ही नीचे डीपेस्ट भाग में होते हैं जहाँ सूरज की एनर्जी, लाइट भी नहीं पहुँचती है। लेकिन जब कोई ज्वालामुखी फटता है जिसको वोल्केनिक वेंट कहते हैं, तो वो वोल्केनिक वेंट का जो लाइट आता है उस लाइट से वो केमियोथेसिस बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते हैं, मतलब उसी से मिलता जुलता होता है। तो उससे अपना वो एनर्जी बना लेते हैं खुद से। तो आपको ये चीज़ याद रखने की चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो खुद बना लेते हैं। कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो जो कंज्यूमर है एनिमल होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उस पर डिपेंड करता है, उसको खाता है वो। और ये सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकता है। और फिर डिकम्पोजर आता है, बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, वो दोनों को डिकम्पोज कर देते हैं। या फिर प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर, दोनों को डेड होने के बाद इसको डिकम्पोज करते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इन्वायरमेंट में फिर से वापस लाते हैं। तो इससे कि जो है साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट हैं फिर प्रोड्यूसर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। अब क्या है, जितने भी एनिमल या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो एनर्जी जो है डायरेक्ट सन से नहीं ले सकते हैं, तो वो प्लांट्स को खा करके एनर्जी लेते हैं, उसको कंज्यूमर कहते हैं उसको। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, द ऑर्गेनिज्म लाइक, ये तो हम लोग पढ़े लिए हैं कि जो फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं, जो प्रोड्यूस खुद नहीं कर सकते हैं फूड को, वो लोग डेड डिकेइंग प्लांट्स, जो मर गया है, सड़ रहा है प्लांट्स है, एनिमल है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ये भी देखिए, जैसे कि गोट, कैटल, सीप, ये सब डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। इन लोगों को अब क्या बोलेंगे, उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, पहले डायरेक्ट ये खाते हैं। फिर जो कार्निवोर्स हैं वो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लियोपार्ड, विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है ये सब, लायन, लियोपार्ड्स, टाइगर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर हो गया जिसको कार्निवोर्स बोलते हैं। फूड चेन, और हम लोग फूड चेन देखते हैं। फूड चेन क्या है भाई,
फूड चेन सिंपली देखें तो जैसे कि घा ग्रास हो गया, कैटल, ग्रास को खाएगा कैटल, कैटल को खाएगा लायन, लायन को कौन खाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर। 4 लेवल हो गया, फूड चेन हो गया ऐसे करके। रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर कैटल, सेकेंडरी कंज्यूमर लायन एंड डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके का फूड चेन बनता है। द एनर्जी फ्रॉम सन से जो इंसुलेशन के रूप में जो एनर्जी आता है पृथ्वी में, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिज्म लेते हैं और इनको पास करते जाते हैं एक एक करके ऑर्गेनिज्म को, उसको फूड चेन कहते हैं। फूड का रूप जो है एनर्जी का चेंज होता जाता है। वो पहले सूरज की लाइट के रूप में आता है, फिर प्लांट बनता है, प्लांट फिर कैटल ने खा लिया, उसके बॉडी बन गया, मांस बन गया, उसको शेर ने खा लिया, उसको डिकम्पोज किया डिकम्पोजर ने। अब फूड वेब देखते हैं। फूड वेब जो है वो कहता है कि फूड चेन इतना सिंपल नहीं है की तरह। बोलता है कि रियल लाइफ में देखा जाए प्रैक्टिकली तो सिंपल फूड चेन एक लीनियर चेन नहीं होता है, ये वेब की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स है। फूड चेन आर नॉट आइसोलेटेड लीनियर चेन्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ये बोलता है कि एक वेब की तरह आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं कि ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, कंपल्सन है, कुछ मजबूरी है। तो वो क्या फूड चूज करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स वेब का फॉर्म ले लेता है। जैसे मल्टीप्लिसिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब इज ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी, कंपल्सन एंड सेवरल अदर फैक्टर एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो हो गया ये फूड वेब, बस उसे फूड चेन से मिलता जुलता है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स वेब की तरह हो गया है। इकोलॉजिकल पिरामिड, common feature of food chain is that member of food chain at the successive higher level are smaller in number। फूड चेन का एक कॉमन चीज़ ये देखा गया है कि जितने भी हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो कम होता जाता है, एनर्जी भी कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट द हार्बिवोरस डियर आर मोर अबंडेंट दैन द कार्निवोरस लायंस। Thus, the number of organisms in one trophic level is higher than at the next higher trophic level. When the number of organisms at each successive level are plotted, they assume the shape of pyramid called ecological pyramid. Ecological pyramid इसको कहते हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो सबसे ज़्यादा नंबर में होता है, ओके। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर कैटल होता है, जैसे दिया इसमें से किसी भी जंगल में आप देखो तो जो डियर होता है, डियर हिरन, वो ज़्यादा मात्रा में होता है कंपैरिजन टू लायन के। लायन उससे कम होता है क्योंकि वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, उसको खाएगा वो, ये चीज़ है। तो समझ गए आप, जितने भी हायर लेवल पे जाएंगे उतने कम होते जाएगा। कार्निवोरस के भी ऊपर जो होता है वो और भी ज़्यादा कम मात्रा में, गिद्ध होता है, गिद्ध, वो और भी ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाएगा। तो ये जो पिरामिड का शेप ले लेता है, ऊपर जो है पतला होता जाता है वो, तो पिरामिड का शेप ले लेता है, उसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। When the number of organisms at successive level are plotted, they assume the shape of a pyramid called pyramid of numbers. The amount of energy and material transferred through food to higher level become less and less. पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं, जो नंबर कम होता जाता है उन लोगों का, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी कम होता जाता है। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एक प्रोड्यूसर्स में होता है, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स, ये सब में, इन सब में जितना एनर्जी होता है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जाता है, तो उसमें भी पिरामिड शेप हो जाता है। Higher level become less. This parameter, energy and biomass, can be measured and graphically represented. These also assume the shape of pyramid. The pyramid of energy is always upright. पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है। नंबर वाला जो है थोड़ा अपोजिट भी हो सकता है,
एक्सेप्शनल केस में हो सकता है। उसका एग्जांपल आप देख सकते हो। तो अभी जो आप बस इतना जान लो कि ये जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा अपराइट होता है, और जो एक जो प्रोड्यूसर जो है वो पहला ट्रॉपिक लेवल होता है, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है उस पे जाते समय कुछ एनर्जी जो है वो हीट फॉर्म के रूप में डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाता है, इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाता है वो। तो ऐसे ही फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जाता है तो कुछ एनर्जी और लॉस हो जाता है। ऐसे करते करते हायर फोर्थ फिफ्थ लेवल तक जाते जाते एनर्जी बहुत कम रह जाता है, जीरो के बराबर। उसके आगे फिर होता ही नहीं है। उसके बाद द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट एनी ट्रॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सर्व फूड एट द लोअर लेवल। अब कितने लेवल तक ट्रॉपिक लेवल होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये डिपेंड करता है कि जो लोअर लेवल जो है सबसे बेसिक लेवल है वो कितने अवेलेबिलिटी कितना है उसका, कितने ज़्यादा मात्रा में है वो। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो ट्रॉपिक लेवल भी ज़्यादा होगा। For example, the number of particular herbivorous insect would increase if more plant would were available to them। जैसे कि कोई प्लांट्स है, ज़्यादा प्लांट्स रहेगा तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उस पर वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। ज़्यादा मात्रा में ग्रीन प्लांट्स होगा तो जो हिरन है वो ज़्यादा होगी, हिरन ज़्यादा होंगे तो लायंस टाइगर भी ज़्यादा होगा। इस तरीके डिपेंड करता है, बेसिक जो लेवल है ट्रॉपिक का उस पर डिपेंड करता है कितने लेवल बनेंगे ट्रॉपिक लेवल। सब्सिक्वेंटली प्लेंटी ऑफ फूड वुड बी अवेलेबल नॉट ओनली टू इट्स प्रे से अ कॉमन फ्रॉग बट ऑल्सो टू अदर एनिमल्स लाइक अ बर्ड विच फीड ऑन एन इंसेक्ट एज अ second choice, leading to an increase in their number. As a result of their increased predation, the number of herbivorous insects is decreased, and this in turn would lead to a reduction in the number of predators. Thus, availability of food is the main factor to maintain the balance of nature. Availability of food जो है वो main factor है to maintain and the balance of nature को balance करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में फूड खाने को है तो उसका संख्या भी इंक्रीज हो जाता है। अगर कम मात्रा में फूड खाने को है, संख्या जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है। अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।